इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो जो डीएनए और जो आरएनए है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे पहले हमने डीएनए की और जो आरएनए है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया है। तो अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डीएनए और आरएनए है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें आरएनए। तो जो आरएनए है उसका नेम क्या होगा। आरएनए की जो फुल फॉर्म है, नेम है, वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की हम बात करें तो डीएनए का जो नेम है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर से हम डिफरेंस देखेंगे, आरएनए की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है और डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जनरली जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि ये कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होगा, केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, है ना। यहाँ पर जो आरएनए है वो कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, मेड ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके बाद डीएनए की हम बात करें, जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जनरली कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब कि यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स आपस में पैरेलली रन करते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड है तो इसका मतलब कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं यहाँ पर, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है यहाँ पर डीएनए। अब इसके बाद में आगे हम इसकी स्ट्रक्चर और देखते हैं। अच्छा, अब आरएनए में अगर हम पेंटोस शुगर की बात करें तो पेंटोस शुगर कौन सी होगी, यहाँ पर राइबोस शुगर। इसमें जो पेंटोस शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोज शुगर। पेंटोस शुगर कौन सी होगी यहाँ पर, राइबोज शुगर। इधर जो पेंटोस शुगर है वो कौन सी होने वाली है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर में अगर हम देखें यहाँ पर तो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर में इस तरह से कितने कार्बन्स होंगे, वही 5 कार्बन्स जो हमने पहले पढ़े थे। यहाँ पर है अपने पास OH, H, यहाँ पर होगा H, OH, इधर होगा H, OH, यहाँ पर 4th कार्बन पर H, CH2OH। इसके बाद में डीएनए की पेंटोस शुगर की हम बात करते हैं। पेंटोस शुगर में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर होगा OH, नीचे 1st कार्बन पर ये H, 2nd कार्बन पर H, H, 3rd कार्बन पर होगा HOH और 4th कार्बन पर होगा H, CH2OH। तो अब दोनों की जो पेंटोस शुगर है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, जो 3rd कार्बन, जो 2nd कार्बन है, यहाँ पर जो 2nd कार्बन है उस 2nd कार्बन पर आपको OH ग्रुप देखने को मिलता है ना। 2nd कार्बन पर यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप। 2nd कार्बन पर एक्स्ट्रा OH ग्रुप देखने को मिलता है और यहाँ पर 2nd कार्बन पर कोई OH ग्रुप नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है। 3rd कार्बन पर दोनों में क्या है, OH ग्रुप, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, जो आरएनए है वो लेस स्टेबल होता है।
आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब कि ये केमिकली रिएक्टिव होता है ना, केमिकली ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेस स्टेबल। तो किसकी वजह से होता है यहाँ पर, एक तो इस OH ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से होता है ये कम स्टेबल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, ठीक है। और इसके अलावा और किसकी वजह से होता है ये अनस्टेबल या लेस स्टेबल। देखो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखें तो नाइट्रोजनस बेस इसमें कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो यहाँ पर इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल की वजह से जो आरएनए है वो यहाँ पर कम स्टेबल होता है, और सेकेंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है उसकी वजह से क्या होता है, कम स्टेबल। इसके बाद में ये जो डीएनए है वो मोर स्टेबल होता है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि एक तो सेकेंड कार्बन पर इसमें OH ग्रुप एब्सेंट होता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो यूरेसिल है, यूरेसिल की जगह पर डीएनए में क्या होता है, थाइमिन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन। प्रेजेंट, ठीक है, इसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है इस यूरेसिल की जगह पर, जो इसको डीएनए को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और क्या होता है, देखो डीएनए में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है ना। डीएनए यहाँ पर कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो किससे बंधे हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आसानी से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दूसरा कारण क्या है इसके स्टेबल होने का, ड्यू टू डबल स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसके बाद में हम आगे डिफरेंस देखते हैं। तो आरएनए में और डीएनए में और क्या डिफरेंस होता है। जो आरएनए है वो किसकी तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी एक्ट करता है। तो यहाँ पर किस किस की तरह एक्ट करता है, ये एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, और किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एंजाइम की तरह, एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। और किसकी तरह एक्ट करता है, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल, अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो तीन तरह से एक्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। अब जेनेटिक मटेरियल की तरह किस तरह से एक्ट करता है ये, तो यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, तो यहाँ पर उसको स्टोर करने का काम करता है आरएनए। अब जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल किस में होगा, तो जेनेटिक मटेरियल किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस। जितने भी रेट्रोवायरस हैं सभी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, यहाँ पर आरएनए। इसके अलावा क्यूबी बैक्टीरियोफाज, तो क्यूबी बैक्टीरियोफाज में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए। तो वहाँ पर एक बैक्टीरियोफाज या एक वायरस से दूसरे वायरस में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है, उस आरएनए के थ्रू। अभी जैसे हमने कोरोना वायरस देखा था, तो कोरोना वायरस में भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, एक कोरोना वायरस से दूसरा वायरस, फिर तीसरा कोरोना वायरस, इस तरह से बहुत सारे कोरोना वायरस बन रहे थे। तो सभी कोरोना वायरस एक जैसे थे, तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक कोरोना वायरस से दूसरे कोरोना वायरस में किस तरह से जा रही थी, इस आरएनए की वजह से, है ना। दूसरा जो कोरोना वायरस है अगला जनरेशन का, वो उसके पेरेंट जनरेशन से सेम है, सिमिलर है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जा रहा है, यहाँ पर आरएनए, जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और इसके अलावा एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। एंजाइम की तरह ये किस में एक्ट करता है, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है। इसके बाद में और अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल यानी किसी मॉलिक्यूल को ये लेकर जाने का काम करता है।
तो अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन में आप क्या देखोगे कि जो आरएनए है वो किसको लेकर जा रहा है, एमिनो एसिड्स को। तो एमिनो एसिड्स की एक गाड़ी की तरह काम करता है। अब यहाँ पर आरएनए में भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो जैसे जो टीआरएनए है, टीआरएनए किसकी तरह एक्ट करता है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, है ना। तो यहाँ पर आरएनए किसकी तरह एक्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम एंड अडेप्टर मॉलिक्यूल। इसके बाद में जो डीएनए है वो केवल किसकी तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह, एक्ट एज ओनली जेनेटिक मटेरियल, केवल जेनेटिक मटेरियल की तरह ही एक्ट करता है। अब जेनेटिक मटेरियल की तरह वही सेम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो किसके थ्रू जाती है, डीएनए के थ्रू। तो यहाँ पर ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जेनेटिक मटेरियल जितने भी जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल के बने हुए हैं, उन सभी में आपको जेनेटिक मटेरियल कौन सा नजर आएगा, डीएनए। और केवल आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह किस में नजर आएगा, कुछ रिट्रोवायरस में और क्यूबी बैक्टीरियोफाज में, है ना। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सभी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा सही कौन रहता है, ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है कि लंबे समय तक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो सके, है ना। तो अब जैसे हम कुछ भी स्टोर करते हैं, है ना, एक हम सीडी में स्टोर करते हैं और एक हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर लंबे समय तक अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो भी डेटा है उसको स्टोर कौन करके रख सकता है। तो जैसे पेन ड्राइव है वो ज़्यादा, मेमोरी कार्ड वो ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है सीडी के मुकाबले या डीवीडी के मुकाबले। तो वैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आरएनए और डीएनए है उसमें से कौन सा ज़्यादा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ना। तो अब जो आरएनए है वो यहाँ पर कम अच्छा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डज नॉट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर नहीं कर सकता, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, है ना। अभी हमने जैसे कोरोना वायरस में देखे थे कि ये लगभग हर 2 महीने या 3 महीने के बाद एक नया म्यूटेंट आ रहा था, एक नया वेरिएंट बन रहा था। तो अब वो सारे जो वेरिएंट्स हैं वो आए कहाँ से हैं, वो एक ही पेरेंट जनरेशन से आए, है ना। सारी जो पेरेंट जनरेशन है, जो पेरेंट जनरेशन, उन पेरेंट जनरेशन में क्या हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ ऑफस्प्रिंग्स में, और फिर आगे ऑफस्प्रिंग्स बनी, फिर उनमें और म्यूटेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए जेनेटिक मटेरियल में। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं लगातार, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें बदलाव आता रहता है। पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैसी की वैसी आगे नहीं रहती है और उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो ये जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसको ये लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिग्रेड भी आसानी से हो जाता है। हमने देखा था जो कोरोना वायरस है वो आसानी से डिग्रेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो डीएनए है वो बेटर होता है आरएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, बेटर इन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पर इसमें चेंजेस बहुत ही कम होते हैं, है ना। अब जैसे कौन सा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए वो ज़्यादा लंबे समय तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, तो जो यहाँ पर कम डिग्रेड होता है या जो ज़्यादा स्टेबल होता है स्ट्रक्चरली, वो किसको स्टोर करके रखेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। आरएनए की बात करूँ तो केमिकली कम स्टेबल होता है, इसकी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो लंबे समय तक वैसी की वैसी नहीं रहती है।
डीएनए में आप क्या देखोगे, ये केमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें चेंजेस कम आते हैं, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वैसे वैसी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है ना। तो यहाँ पर आपको वेरिएंट्स कम देखने को मिलते हैं। जैसे ह्यूमंस की आप बात करो या ऐसा जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें डीएनए है, वहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद में आपको एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। जैसे ह्यूमंस की बात करो, इससे पहले का जो वेरिएंट था वो कब था, आज के हज़ारों सालों पहले या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, और अब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में हम आज ऐसे दिख रहे हैं, है ना। तो हमसे अलग जो वेरिएंट था वो कई सालों पहले था। तो इतने लंबे समय तक वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसे ही बनी रही, है ना। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है ऐसा, डीएनए की वजह से, ठीक है। इसके बाद में जो आरएनए है वो फास्टर रेट से म्यूटेट करता है, म्यूटेट एट फास्टर रेट, ज़्यादा फास्टर रेट से म्यूटेट करता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, म्यूटेट होने का मतलब म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है यहाँ पर, इसमें स्ट्रक्चर में चेंज होना, है ना, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में चेंज होना या न्यूक्लियोटाइड्स में अपने आप में कोई चेंज होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है किसमें, आरएनए में, और इसी वजह से यहाँ पर ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको लंबे समय तक वैसे की वैसे स्टोर करके नहीं रख पाता है। इसके बाद में जो डीएनए है वो स्लोअर रेट से म्यूटेट करता है, म्यूटेट एट स्लोअर रेट। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो हमें कम देखने को मिलता है या लंबे समय बाद म्यूटेशन होता है ना। तो जैसे आप ह्यूमन जनरेशन देखो या किसी अदर एनिमल को देखो, तो वहाँ पर जो वेरिएशन है वो हमें बिल्कुल कम देखने को मिलती हैं, है ना। सभी जो ह्यूमंस हैं वो लगभग एक जैसे हैं, और अधिकतर जैसे सभी डॉग्स में देखो तो लगभग एक जैसे हैं। वहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ सालों बाद एक नया तरह का डॉग देखने को मिल जाए या कुछ सालों बाद आपको नया तरह का ह्यूमन देखने को मिल जाए जिसके कान बड़े हों ज़्यादा ही, है ना। तो ऐसा हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कम, जैसे अभी अगर हम देखें तो यहाँ हमारी बॉडी में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जो पहले थे और अब नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन की वजह से उसमें बॉडी में चेंज आया, और कई सालों बाद, हज़ारों सालों बाद आज हमारी बॉडी में वो चेंज दिख रहा है। वैसे हमारे पास इसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है कि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, म्यूटेशन की वजह से। पर यहाँ पर जो म्यूटेशन है, जो न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज है, वो स्लोअर रेट से हो रहा है। तो स्लोअर रेट से अगर म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर जो नया वेरिएंट है या जो नया स्पीसी है उसको देखने में हमें कई सालों का समय लग सकता है, कई हज़ारों सालों बाद में हमें नया वेरिएंट नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिसमें आरएनए है वो, उसमें वेरिएंट्स आपको कुछ महीनों में या सालों में ही नज़र आ जाएंगे। जैसे कोरोना वायरस में हमें हर 2-3 महीने के बाद एक नया वेरिएंट नज़र आ रहा था, है ना। तो वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर म्यूटेशन तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन कौन से होंगे, इसमें पहला होता है एडेनिन आरएनए के अंदर, दूसरा कौन सा होगा, ग्वानिन, तीसरा जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो कौन सा होगा, साइटोसिन, और चौथा जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो कौन सा होगा, यूरेसिल, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस को देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होंगे, एडेनिन होगा पहला, और दूसरा कौन सा होगा यहाँ पर, ग्वानिन, और तीसरा कौन सा होगा, साइटोसिन, और चौथा कौन सा होगा, थाइमिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अब आपको जो चेंज देखने को मिल रहा है नाइट्रोजनस बेस में वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है,
यूरेसिल में और थाइमिन में। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में कौन होता है, थाइमिन, है ना। तो जैसे एडेनिन से बॉन्ड बनाता है यूरेसिल, ग्वानिन से साइटोसिन बनाएगा, यहाँ पर एडेनिन से कौन बनाएगा बॉन्ड, आपकी थाइमिन, और ग्वानिन से कौन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। तो जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनाने के लिए उसको डीएनए पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या कोड कर सकता है, प्रोटीन। तो जो आरएनए है वो आरएनए डायरेक्टली क्या कोड कर सकता है, प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए किस पर डिपेंड नहीं होता, डीएनए पर। इसके बाद में जो डीएनए है वो किस पर डिपेंड होता है प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए पर, है ना। तो यहाँ पर डीएनए से क्या बनेगा, सबसे पहले आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है फिर, प्रोटीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आरएनए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डीएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, while the DNA is dependent on RNA for the formation of protein, है ना। तो ये अपना DNA और RNA में डिफरेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो इस टॉपिक को आप अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।